नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, भारत जैसा देश जिसकी सांस्कृतिक जड़ें इतनी पुरानी और गहरी हैं, उसने अपनी आधुनिक कलात्मक आवाज कैसे खोजी होगी, वो भी तब जब हम पर ब्रिटिश राज था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हमारे कलाकारों ने विदेशी प्रभाव और अपनी खुद की सांस्कृतिक विरासत के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1. उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादी विद्रोह। 2. शांति निकेतन के अग्रदूत। 3. लोक जड़ें और वैश्विक प्रभाव। 4. कला एक राजनीतिक गवाह के रूप में। 5. बॉम्बे प्रोग्रेसिव्स। और अंत में अमूर्तन यानी एब्स्ट्रैक्शन का उदय। ये पूरी टाइमलाइन बहुत ही लॉजिकल और आसानी से समझ में आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादी विद्रोह। अब 19वीं सदी के मध्य का वो समय इमेजिन कीजिए। हर तरफ ब्रिटिश हुकूमत का दबदबा था। उन्होंने लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में बड़े बड़े आर्ट स्कूल खोल दिए थे, जहां सिर्फ यूरोपीय यथार्थवाद और विक्टोरियन कला सिखाई जा रही थी। मतलब अपनी कला का तो जैसे कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन फिर 1919 में एंट्री होती है शांति निकेतन के कला भवन की, और जब 1921-22 के आसपास नंदलाल बोस इससे जुड़े तो गेम बिल्कुल बदल गया। उन्होंने राष्ट्रवादी कला के ऐसे बीज बोए जिसने उन विशाल ब्रिटिश संस्थानों के सामने एक सीधा वैचारिक मोर्चा खोल दिया। ये डेविड और गोलियत जैसी एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। उसी दौरान एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आया। कला को दुनिया के हूबहू नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे रूपों, रेखाओं और रंगों से अपनी खुद की एक नई दुनिया बनानी चाहिए। क्या कमाल की बात है ना। कलाकारों को लगने लगा था कि भाई सिर्फ जो दिख रहा है उससे कॉपी क्यों करना। उन्होंने क्यूबिज्म और बहाउस जैसे ग्लोबल मूवमेंट से प्रेरणा ली और यथार्थवाद से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। और इसी वैचारिक क्रांति से हम आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, शांति निकेतन के अग्रदूत। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताता हूं। हम सब उन्हें उनकी बेहतरीन कविताओं और साहित्य के लिए जानते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने विजुअल आर्ट्स में काफी लेट कदम रखा था? वे जब कविताएं लिखते थे तो पन्नों पर अक्सर बिना सोचे समझे कुछ डूडल बना दिया करते थे, और देखते ही देखते यही डूडल एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस और रहस्यमयी विजुअल लैंग्वेज में बदल गए। उन्होंने सिर्फ काले, पीले, गेरू, लाल और भूरे जैसे कुछ गिने चुने रंगों का इस्तेमाल किया और एक ऐसा संसार रच दिया जो उस समय की टिपिकल और कोमल भारतीय शैली से एकदम अलग था। शांति निकेतन की बात हो और रामकिंकर बैच का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोचिए, उस जमाने में जहां लोग यूरोपियन स्टाइल के एकदम चिकने और पॉलिश किए हुए संगमरमर की मूर्तियां बना रहे थे, इन्होंने उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या चुना? सीमेंट और बजरी। जी हाँ, एकदम खुरदरी सामग्री। और उसी से उन्होंने स्थानीय संथाल जनजातियों और आम कामगारों की इतनी विशाल मूर्तियां बना डाली। उन्होंने रोजमर्रा के श्रमिक वर्ग के जीवन को जो इतना बड़ा स्मारकीय दर्जा दिया, वो उस वक्त के हिसाब से वाकई एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, लोक जड़ें और वैश्विक प्रभाव। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़ने का कोई बेहतरीन उदाहरण देखना चाहते हैं तो जेमिनी रॉय का ये ब्लैक हॉर्स देखिए। इन्होंने कलकत्ता के सरकारी आर्ट स्कूल की फॉर्मल ट्रेनिंग को साफ मना कर दिया और रुख किया बंगाल की ग्रामीण लोक कला की तरफ। जैसे पिकासो ने अफ्रीकन आर्ट से इंस्पिरेशन ली थी, कुछ वैसे ही जेमिनी रॉय ने भी अपनी कला में एकदम सरल आकृतियों को अपनाया। और तो और उन्होंने गांव के कारीगरों की तरह प्राकृतिक चीजों जैसे पेड़ पौधों और खनिजों से बने रंगों का ही इस्तेमाल किया। इसी दौरान एक और शानदार नाम उभरकर सामने आया, अमृता शेरगिल। वो पेरिस में ट्रेन हुई थीं, तो जाहिर है उन्हें यूरोपीय पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का बहुत ही डायरेक्ट और अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने जानबूझकर ये फैसला लिया कि वो अपना सारा फोकस भारतीय विषयों और आकृतियों पर रखेंगी। उनकी कला को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको यूरोपीय टेक्निक और भारत की सदियों पुरानी मिनिएचर और भित्ति चित्र परंपराओं का एक ऐसा परफेक्ट ब्लेंड दिखेगा जिसने आगे चलकर भारतीय आधुनिक कलाकारों की पूरी पीढ़ी पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। इसके बाद आता है हमारा चौथा भाग, कला राजनीतिक गवाह के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध और फिर 1943 का वो खौफनाक बंगाल अकाल, इन घटनाओं ने पूरे समाज को हिला के रख दिया था। ऐसे में युवा कलाकारों के कलकत्ता ग्रुप ने तय किया कि अब ये सब और नहीं। उन्होंने बंगाल स्कूल की उस पुरानी, भावुक और अतीत में खोई रहने वाली कला को पूरी तरह नकार दिया। उनका मानना था कि जब चारों तरफ इतनी भयानक त्रासदी मची है तो हमें एक ऐसे कठोर यथार्थवाद
यानी ग्रिटी रियलिज्म की जरूरत है, जो बिना किसी सजावट के आज की इस कड़वी सच्चाई को सीधे तौर पर दुनिया के सामने रख सके। चित्तप्रसाद का ये हंग्री बंगाल स्केच देखिए। इसे देखकर ही उस भयानक अकाल की पीड़ा महसूस होने लगती है। चित्तप्रसाद और सोमनाथ होर जैसे मार्क्सवादी सोच से प्रभावित कलाकारों ने अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंट मेकिंग और लिनोकट जैसी मास प्रोडक्शन तकनीकों का सहारा लिया। उनका मकसद बहुत साफ था। इन तरीकों से वे कलाकृतियों की कई प्रतियां बना सकते थे ताकि गरीबों और अकाल पीड़ितों की ये दर्दनाक सच्चाई दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, बॉम्बे प्रोग्रेसिव्स। 1946 के आसपास जब भारत आज़ादी के बिल्कुल करीब था, तब बॉम्बे में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की शुरुआत हुई। एमएफ हुसैन इस ग्रुप के सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे। अब इस काम को ही देखिए। इसमें आपको पश्चिमी एक्सप्रेशनिज्म के बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स भी दिखेंगे और साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति के वो चटक रंग, पौराणिक कथाओं के रूपांकन और ग्रामीण लोक कला की झलक भी मिलेगी। पूर्व और पश्चिम का ये जो अनूठा मिश्रण हुसैन साहब ने तैयार किया, उसी ने इंटरनेशनल लेवल पर मॉडर्न इंडियन आर्ट को एक नई पहचान दी। इसी ग्रुप के एक और बहुत ही बेबाक नेता थे FN सूजा। सूजा को रूढ़िवादी और बंधी बंधाई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उन्होंने कला की पारंपरिक और नैतिक सीमाओं को सीधे तौर पर चुनौती दी। उनकी आकृतियां अक्सर प्रयोगात्मक और विकृत यानी डिस्टॉर्टेड होती थीं। उनका ये कदम जानबूझकर उठाया गया था क्योंकि वो स्थापित सौंदर्य के नियमों को तोड़कर एक सच्ची और पूरी कलात्मक आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, अमूर्तन यानी एब्स्ट्रैक्शन का उदय। एक बात जो अक्सर लोग सोचते हैं वो ये कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शायद पूरी तरह से पश्चिमी देशों से ही आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज़ादी के बाद हमारे भारतीय कलाकारों ने अपनी ही जड़ों में इसकी खोज की। जैसे SH रज़ा को ही ले लीजिए। वो शुरुआत में परिदृश्य बनाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे भारतीय दर्शन के प्रतीक बिंदु और मंडल की तरफ बढ़ गए। KCS पणिक्कर ने अपनी कला में चोल मंडल में तमिल और संस्कृत लिपियों का बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल किया। और हाँ, इसी समय नवतांत्रिक कला भी सामने आई, जिसमें योग और ध्यान से प्रेरित ज्यामितीय आकृतियों का यूज किया गया। सिर्फ पेंटर्स ही नहीं, मृणालिनी मुखर्जी जैसी मूर्तिकारों ने भी सुतली या हेम्प जैसे बिल्कुल रॉ मटेरियल से कमाल की एब्स्ट्रैक्ट रचनाएं की। तो इन सारे शानदार मूवमेंट्स और आर्टवर्क्स को देखने के बाद आज की इस सुपर ग्लोबलाइज्ड दुनिया में एक बड़ा सवाल उठता है। आज भारतीय कला को असल में क्या चीज़ परिभाषित करती है? क्या ये सिर्फ हमारी पुरानी स्थानीय जड़ें हैं, या फिर उन जड़ों और आज की ग्लोबल संस्कृति का कोई कभी ना खत्म होने वाला फ्यूजन? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको आधुनिक भारतीय कला के इस पूरे सफर को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी, और शायद अब आप कला इतिहास के बारे में और भी गहराई से जानना चाहेंगे। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।